अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। तो जनाब, सबसे पहले सवाल है पॉलिटिकल साइंस क्या है और इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन देखें। पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक पॉलिटिकल एंड दूसरा साइंस, यानी एक पॉलिटिक्स एंड दूसरी साइंस। पॉलिटिक्स जो है ना, एक ग्रीक वर्ड है, पोलिस से आया है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। यानी कि यूनान के अंदर जो शहर थे ना, उनको ये पुलिस बोलते थे, जिसमें एथेंस थे, स्पार्टा थे, ये सारे सिटी स्टेट थे। और साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जब आप सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब यह है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट यानी मुल्क, नंबर टू गवर्नमेंट यानी सरकार, फिर पावर यानी इक़्तिदार या ताकत, एंड देन बाद में पॉलिटिकल बिहेवियर यानी आपका और मेरा जो बिहेवियर है सियासत के हवाले से, हम किस तरह वोट देते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ। पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पावर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ये होगी डेफिनेशन। अब इसका स्कोप देखें। सबसे पहले जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, इसके अंदर आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। जिस तरह जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिस तरह जस्टिस अगर आपने पढ़ना है, इंसाफ क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, स्टेट का किरदार क्या होता है, तो उसमें भी आपको ये पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि एक मुल्क या एक सरकार किस तरह काम करती है, गवर्नमेंट किस तरह बनती है, स्टेट किस तरह बनती है और उनके क्या फंक्शंस हैं, स्टेट और सिटीज़न का आपस में क्या ताल्लुक़ है, अवाम और मुल्क का आपस में क्या ताल्लुक़ है, सरकार और अवाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है, वो भी आप पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने अपने राइट्स के बारे में बात करनी है, या हुकूमत की जो पावर है उसकी लिमिटेशन की बात करनी है, तो तब भी आपको जनाब पॉलिटिकल साइंस मदद देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने दूसरे कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको पढ़ना है, कंपैरिजन करना है कि इंडिया का, पाकिस्तान का, ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या कॉमन चीज़ें हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसके लिए भी आपको ये पॉलिटिकल साइंस जो है ना हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, यानी कि हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, ब्यूरोक्रेसी, ये जो हमारे सरकारी लोग हैं किस तरह काम करते हैं, गवर्नेंस का मॉडल किस तरह काम करता है, हुकूमत किस तरह काम करती है, किस तरह परफॉर्म करती है, ये सारा कुछ भी आपको पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए यानी कि समझ आ जाता है। इसके अलावा दो मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं, जो डिप्लोमेसी होती है, जंग, अमन और ग्लोबल इश्यूज़ को अगर आपने समझना है तो उसके लिए भी आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए। जिस तरह अभी ईरान और अमेरिका के अंदर इशू चल रहा है और पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी कर रहा है, जो सालसी कर रहा है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है दोस्तों। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल बिहेवियर, आप किस बुनियाद पे वोट देते हो, आप लोगों का, पब्लिक का ओपिनियन किस तरह बनता है, लीडरशिप क्या होती है, लीडर किस तरह बनता है, और लोग सियासत में किस तरह हिस्सा लेते हैं, ऑनलाइन या वैसे वोट के ज़रिए, ये सारा कुछ आप पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पावर क्या है, इक़्तिदार किस तरह हासिल किया जाता है, सियासी जमातें किस तरह बनती हैं, वो किस तरह काम करती हैं, और ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये किस तरह काम करते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भाई जितने भी मौजूदा इश्यूज़ हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, मीडिया का इशू है, एआई का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग है, टेक्नोलॉजी के, ये सारे मामलात जो सियासत के अंदर रिलेटेड हैं, ये सब कुछ पढ़ने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस मदद देती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे मेजर कौन सी अप्रोचेज़ हैं, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को यानी कि स्टडी करना है तो कौन सी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहले है ट्रेडिशनल, ये रिवायती तौर पे, वो है सबसे पहले फ़िलॉसफ़िकल, यानी आप क्या करते हैं कि ये जो फ़िलॉसफ़ीज़ है ना, सिंपल जो आइडियल चीज़ें हैं आप उनको पढ़ते हैं, यानी जस्टिस, लिबर्टी, राइट्स, आइडियल स्टेट क्या होती है, एक यानी कि इस तरह की एक स्टेट जो जिसमें हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त होती है। ठीक है, तो उसको जब आप उस नज़र से आप पढ़ते हैं सियासत को, तो उसको बोलते हैं फ़िलॉसफ़िकल या नॉर्मेटिव अप्रोच। अब जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, लोकी, इन लोगों ने आइडियल पॉलिटिक्स के बारे में ही बात की है। इसके अलावा उसके बाद है हिस्टोरिकल अप्रोच,
यानी आप क्या करते हैं, आप पॉलिटिक्स को हिस्ट्री के ज़रिए पढ़ते हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें तब्दीली हुई हैं, क्या-क्या डेवलपमेंट हुई हैं। यानी आपका फ़ोकस ज़्यादा माज़ी के ऊपर होता है, माज़ी के इवेंट्स के ऊपर होता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है आप उनको पढ़ते हो, समझते हो। जैसे पार्लियामेंट भाई किस तरह काम करती है, नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होती है, अदालतें किस तरह काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा कुछ आप यानी कि कानून को भी पढ़ते हैं और हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है, उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद है बिहेवियरल अप्रोच। अब इसमें क्या है कि लोगों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है आप उसको समझते हो। आप सर्वे करते हो, पूछते हो कि हाँ भाई किस बंदे को आप पसंद करते हो, किस बुनियाद के ऊपर आप ऑब्जर्व करते हो साइंटिफिक और एम्पिरिकल डेटा के ज़रिए। तो यानी आप एक्चुअली लोगों का बिहेवियर देखते हो सियासत के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद है मॉडर्न अप्रोचेस, उसमें है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब इसमें क्या है कि आपका ज़्यादा जो फोकस है ना, वो जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर होता है, जो दुनिया के इश्यूज़ हैं। यानी कि दूसरी चीज़ों के आप यानी कि ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, ज़्यादा आप टेक्निकल नहीं बनते, बस प्रैक्टिकल जो चीज़ें चल रही हैं आप उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद है रैशनल चॉइस थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, आप उनके ऊपर फ़ोकस करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो क्या वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, क्या वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं। अब जैसे ट्रंप साहब आजकल जो फ़ैसले कर रहे हैं जंग के हवाले से, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बस अपना फ़ायदा देखते हैं। कभी कहते हैं मैं जंग करूँगा, कभी कहते हैं मैं मुज़ाकरात करूँगा, कभी क्या कहता है मैं सिविलाइज़ेशन ख़त्म करूँगा, कब कहता है कि जी बस मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई होती है। इसके अलावा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज़्म। अब इसमें क्या है कि आप इंस्टीट्यूशन को दोबारा डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो, हिस्टोरिकल तरीके से, रैशनल तरीके से एंड सोशियोलॉजिकल तरीके से। यानी जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है आप उनको जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है मेथड्स टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए आपके पास क्या मेथड्स हैं? पहला मेथड्स है हिस्टोरिकल। आप हिस्ट्री के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि आज का मौजूदा जो इशू है सियासत का, उसको आप हिस्ट्री के ज़रिए देखने की कोशिश करते हो कि यार ये ऐसा आज जो ये चीज़ हो रही है इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद फिलोसॉफिकल मेथड यानी आइडियल थिंकिंग। आप जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे पास फिलोसफी है, इंसाफ क्या है, आज़ादी, इसके नज़रिए से जब आप सियासत को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है लीगल मेथड्स। आप लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं। सोशोलॉजिकल मेथड ये होता है कि आप जो सोसाइटी है, जो माशरा है, उसके सियासत के ऊपर क्या असरात होते हैं वो आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल मेथड। अभी इसमें क्या है, लोगों की जो नफ्सियात है उसको आप देखते हैं, लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का वोटिंग पैटर्न, लोग क्या देख के पसंद करते हैं, क्या देख के नफरत करते हैं। उसके बाद आप ना ज़रा टेक्निकल मेथड भी यूज़ करते हैं, आप डेटा करते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। उसके बाद बिहेवियरल मेथड। अब इसमें क्या है कि रियल पॉलिटिकल एक्शंस को आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर बातें कुछ लोग और करते हैं सियासत में, लेकिन अमली तौर पे कुछ और काम करते हैं, वो देखना है। इसके अलावा दूसरा ये है कि बाकी सारे मेथड्स को मिक्स करके भी आप ना एक कंबाइंड अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी? तो ये भी आपका सवाल हो गया। अब हम देखेंगे कि यार स्टेट क्या है, इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। भाई स्टेट क्या है? मुल्क, ठीक है ना। सबसे बड़ी अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्टेट है, यानी एक मुल्क है। और एक मुल्क के पास क्या होती है? पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, कानून होता है, सरकार होती है। और ये वर्ड जो स्टेट है ये जनाब स्टेटस से आया है, और ये जनाब वर्ड यूज़ किया था मैकियावेली ने, ठीक है। सो इसकी ट्रिक ये है कि स्टेट इज इक्वल टू अथॉरिटी प्लस टेरिटरी प्लस पीपल। यानी एक जगह होनी चाहिए, वहाँ पे अवाम होनी चाहिए, और अवाम के ऊपर एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन डिफरेंट्स हैं, आप कोई भी याद कर लीजिएगा। अरिस्टोटल ने तो कहा कि इट इज़ अ नेचुरल एसोसिएशन ऑफ गुड लाइफ फोकसिंग ऑन मॉरल पर्पस। अच्छा जी, विल्सन साहब ने कहा कि पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ टेरिटरी। जब किसी जगह पे लोग ऑर्गेनाइज होते हैं और कानून को फॉलो करते हैं। मैक्स वेबर ने तो कहा कि जनाब ये एक लेजिटिमेट जो फोर्स होती है ना, जो है ना, उसके ऊपर ये मोनोपोली होती है, एक मुल्क बनाया जाता है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए, उसकी अपनी एक डेफिनेशन है।
सही हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके फंक्शन देखते हैं, यानी स्टेट यानी मुल्क का। भाई एक तो भाई ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, आपको एक्सटर्नल डिफेंस देता है, आपका दिफा करता है, नेशनल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, मुल्क में जस्टिस और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होती है, लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाती हैं, इकनॉमिक रेगुलेशन और प्रमोशन होता है, लोगों की सोशल वेलफेयर और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का भी काम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं, लोगों को इंगेज किया जाता है हुकूमत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल भी इसके काम होते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बनाने होते हैं। अब हम देखेंगे वेलफेयर स्टेट की क्या फंक्शन है। देखें, वेलफेयर स्टेट एक्चुअली वो होती है जिसका ज़्यादा फोकस सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ सिटीजन, यानी उसका ज़्यादा फोकस अपने शहरियों की सोशल और इकोनॉमिक जो ज़रूरियात को पूरा करना होता है। अब इसमें हेल्थ केयर भी आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट एंड फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है? एक तो भाई लोगों को वेलफेयर सर्विसेज देनी है, ये उनके लिए सहूलियात देनी है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि उनको अगर कभी भी कोई मसला है, कोई भी हालात ख़राब भी हो जाएँ तो उनको कुछ नहीं होगा, आवाम को एजुकेशन देनी है फ्री। इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि वो हमेशा उनको जॉब सिक्योरिटी होगी, कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन उनको खाने पीने का कभी इशू नहीं होगा या वो बेरोज़गार नहीं होंगे। इसके अलावा जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वेलफेयर स्टेट उनको अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके अलावा जो वेल्थ होती है, जो वसाइल होते हैं, उनको बराबर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आवाम के अंदर। ठीक है, तो ये हैं फंक्शंस ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे स्टेट के एलिमेंट क्या हैं। भाई 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? वो 4 क्या हैं? सबसे पहले आबादी होनी चाहिए, अगर अवाम नहीं है तो मुल्क नहीं होगा। दूसरा टेरिटरी यानी कि ज़मीन होनी चाहिए। तीसरी है गवर्नमेंट, भाई सरकार होनी चाहिए। सरकार होगी तो वो मुल्क चलेगा ना भाई। वो कंट्रोल करेगी अवाम को, अवाम का ख्याल भी रखेगी, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करेगी। जैसे पाकिस्तान में इस टाइम हुकूमत है नून लीग की, अगर हुकूमत ना हो तो ये तो मुल्क तो नहीं कहलाएगा। एंड उसके बाद है जनाब सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब है कि वो मुल्क जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो, सुप्रीम उसके पास अथॉरिटी हो, और यानी कि वो रियल पावर उसी मुल्क के पास हो, वो अपने फैसले खुद करे, वो इंडिपेंडेंट हो, वो खुद मुख्तार हो, वो किसी का मोहताज ना हो। ठीक है, तो ये जब 4 चीज़ें किसी जगह होती हैं तो हम उसको स्टेट बोलते हैं, और यही इसको बोलते हैं जो एलिमेंट्स या 4 पिलर ऑफ स्टेट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। देखें, स्टेट तो वही है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी मुल्क, जबकि गवर्नमेंट जो है ना वो तो एक लोगों का ग्रुप होता है जो स्टेट को चलाते हैं। यानी मुल्क एक कंपनी है और उसको चलाने वाले जो मैनेजर्स वगैरह लोग हैं उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट। स्टेट की जो नेचर है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगी, कभी नहीं ख़त्म होती। जबकि हुकूमत है वो टेम्परेरी होती है, जैसे पाकिस्तान में 5 साल बाद किसी और की हुकूमत आती है। इसके अलावा जो स्टेट का स्कोप है वो ब्रॉड है, इसमें सब कुछ आ जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी आ जाता है। जबकि गवर्नमेंट तो सिंपल जो है ना इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और नैरो है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम है मुल्क चलाना, बाकी सारी चीज़ें नहीं है। जबकि स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें वो गवर्नमेंट भी आ जाती है। अच्छा जी, स्टेट के कंपोनेंट क्या हैं? टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेंटी, गवर्नमेंट। जबकि गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जेक्टिव यानी जो कानून के ऊपर अमल करवाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाती है। जुडिशरी यानी जो अदालत फैसले देती है। अच्छा जी, स्टेट जो है ना वो चेंज नहीं होती, बहुत मुश्किल से चेंज होती है। मुल्क यानी कि बार बार तो नहीं बनते ना दोस्त। जबकि हुकूमत है वो इलेक्शन के ज़रिए तब्दील हो जाती है, या बाज़ औक़ात मार्शल लग जाता है, या किसी और वजह से तब्दील हो जाती है। अब स्टेट का एग्जांपल पाकिस्तान है, और गवर्नमेंट का मतलब है करंट रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत है, शहबाज शरीफ है, ये जो सारी हुकूमत है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अब हम देखेंगे स्टेट वर्सेस सोसाइटी। स्टेट वही चीज़ रहेगी। अब सोसाइटी क्या है? स्टेट तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मुल्क है। सोसाइटी तो सिंपल एक ग्रुप है लोगों का जो आपस में लेते हैं, सोशल रिलेशनशिप रखते हैं। स्टेट की जो नेचर है वो पॉलिटिकल है, जबकि सोसाइटी की जो नेचर है वो सोशल है। जो स्टेट है वो लीगल अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, इख्तियार है। माशरे के पास ऐसा कोई नहीं होता। देखो, जो स्टेट है ना मुल्क, उसके पास डंडा होता है, अपने कानून इम्प्लीमेंट करवाता है, जो रियासत के खिलाफ जाता है उनको ये मारते हैं। लेकिन माशरे में इस तरह की कोई चीज़ फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। अच्छा जी, स्टेट का जो है ना उस स्कोप है ना वो ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑर्डर तक होता है। जबकि सोसाइटी है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें कल्चर भी आ जाता है, मज़हब भी आ जाता है, मईशत भी आ जाती है। स्टेट की जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है। अब अगर आप किसी मुल्क में रहेंगे, ठीक है, वहाँ का खाएंगे पिएंगे, टैक्स वगैरह देंगे, तो आपको उस मुल्क की यानी कि सिटीजनशिप चाहिए भाई, नेशनलिटी चाहिए। उसके बगैर आप नहीं रह सकते। हाँ, घूम फिर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन स्टेट में अगर रहना है तो भाई उसकी कंपलसरी मेंबरशिप चाहिए।
लेकिन जो सोसाइटी होती है वो वॉलंटरी होती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप इस माशरे का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते। अच्छा जी, स्टेट का मकसद ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जबकि सोसाइटी का मकसद होता है सोशल लाइफ और इंटरेक्शन को प्रोमोट करना, कि लोगों का आपस में ताल्लुकात बढ़ें, लेन देन करें, ताल्लुकात बढ़ें, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है स्टेट वर्सेस एसोसिएशन। अब स्टेट वही चीज़ है, मुल्क है। एसोसिएशन क्या है? एक कोई कंपनी होती है, लोगों का ग्रुप होता है, आपस में मिलके कोई एक ख़ास मकसद के लिए कोई कंपनी बनाते हैं, ठीक है ना? किसी ने जनाब एजुकेशन के लिए एक कंपनी बनाई, लोगों को एजुकेशन की सर्विसेज देते हैं। अब स्टेट जो है ना वो नेचुरल है, नेसेसरी है उसकी फॉर्मेशन, वो खुद ब खुद मुल्क बन जाता है। जबकि एसोसिएशन है वॉलंटरी, हम खुद बनाते हैं, यानी अगर आपने कोई ग्रुप बनाना है, कोई कंपनी बनानी है, कोई फर्म बनाए, आप खुद बनाते हैं। अच्छा जी, स्टेट का जो स्कोप है वो तो वाइड है भाई, उसमें तो हर ज़िंदगी का हर किस्म का एस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन जो एसोसिएशन होती है वो सिर्फ खास मकसद के लिए होती है। कोई कंपनी होती है जनाब, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो स्टडी के हवाले से, कोई कंपनी होती है कारो मईशत के हवाले से, कोई कंपनी होती है किसी सोशल चीज़ों के हवाले से, मतलब डिफरेंट किस्म की कंपनीज होती हैं। दूसरा ये है कि स्टेट के पास सॉवरेन पावर है, यानी अल्टीमेट इख्तियार होता है, खुद मुख्तार होती है। जब एसोसिएशन के पास कोई सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टेट की जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है, आपने अगर किसी मुल्क में रहना है तो आपके पास उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए। लेकिन एसोसिएशन है आपकी मर्ज़ी, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसके मेंबर बनते हैं नहीं बनते, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा ये कि स्टेट परमानेंट होती है, लेकिन एसोसिएशन टेम्परेरी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तो लॉन्ग टर्म भी होती है पर्पस। यानी कुछ इस तरह की एसोसिएशन हैं, कंपनीज़ हैं या सियासी जमातें हैं जो बड़े अरसे से चली जा रही हैं। अब स्टेट का एग्जांपल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान, और एसोसिएशन का क्लब्स हैं, यूनियन हैं, एनजीओज़ हैं, ये सारी एसोसिएशन की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी, इसके क्या फीचर्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम वेयर पावर बिलोंग्स टू द पीपल, सिटीजन चूज लीडर्स थ्रू इलेक्शंस। अब यहाँ पे क्या होता है यार, डेमोक्रेसी में अवाम जो है ना लोगों को वोट देती है, वो लोग जाके हमारे हुक्मरान बनते हैं। यानी एक्चुअली हुकूमत अवाम ही करती है, लेकिन अब मिसाल है एक मुल्क में 25 करोड़ अवाम, सारे के सारे तो हुकूमत नहीं चला सकते ना, सारे के सारे तो मिनिस्टर नहीं बन सकते ना, सारे के सारे जनाब पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते ना, ये इम्पॉसिबल है। तो अवाम क्या करती है, कुछ लोगों को चुनती है और अपनों में से कुछ लोगों को वोट देगी और वो लोग जाके आपकी सरकार बनाएंगे। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी असल पावर लोगों के पास है। इसका ट्रिक ये है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल पावर। अब इसकी ओरिजिन जनाब एंशिएंट ग्रीस में हुई थी, और वर्ड जो है ना ये डेमोस का मतलब है पीपल, क्रेटोस का मतलब है पावर, यानी लोगों की पावर। और ये जो ग्रीस है ये इसकी बर्थ प्लेस है डेमोक्रेसी। अब इसकी डेफिनेशन है, दो तीन आप याद कर लें। इब्राहिम लिंकन ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम ने जो बनाई है, लोगों ने जो बनाई है और अवाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और है, पावर बिलोंग्स टू द पीपल डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, यानी असल जो पावर है वो लोगों के पास है। लोग या तो खुद वोट देते हैं किसी को, तो वो जनाब आके जो है ना वो मुल्क, जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लोग वोट देते हैं, वो एमएनए एमपीएस हमारे जनाब हुक्मरान बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके फीचर्स क्या हैं? एक तो ये पॉपुलर सॉवरेंटी, यानी अल्टीमेट पावर किसके पास है? लोगों के पास है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको आपने वोट दिया वही जीतता है, वही आपका हुक्मरान बनता है। दूसरा, कानून की हुक्मरानी, कानून सबसे ऊपर होता है, सब कानून के सामने बराबर होते हैं, और सब शहरियों को सियासत में जो ना पार्टिसिपेशन करने का, हिस्सा लेने का इख्तियार होता है। इसके अलावा जितने भी शहरी होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं यार, अमीर गरीब कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो माइनॉरिटी में रहता है, जो मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेगा। जो मिसाल है, अगर कोई एक ऐसा लोग हैं, मिसाल एक जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की, अगर यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, तो उनका हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी में, यानी जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ कानून बनाएगा और कोई काम नहीं करेगा, जो एग्जीक्यूटिव है कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगा और कोई काम नहीं करेगा, जुडिशरी जो है ना कानून की इंटरप्रिटेशन करेगा और उसको देखेगा कि ये कानून सही है कि गलत है। यानी सब ने अपना अपना काम करें, सबकी पावर अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेसी का और फीचर है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी हुकूमत जो है ना वो आंसरेबल अवाम को, क्योंकि अवाम ने ही हुकूमत बनाई है ना, अवाम ने ही वोट दिया था ना, तो फिर अवाम के सामने वो जवाबदेह हैं। कोई भी गलत काम करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे तो अवाम के सामने जवाबदेह होंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मुख्तलिफ राय होती है,
आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपने उनको यानी कि सुनना है, बात बर्दाश्त करना है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, यानी अवाम को बुनियादी हकूक़ आपने देने, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रेस, असेंबली, ये सारी बुनियादी जितने भी उनके हकूक़ हैं वो आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। तो ये सारे के सारे जनाब फीचर्स हैं किसके? डेमोक्रेसी के। अच्छा जी, अब डेमोक्रेसी के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होती है, अवाम जो है ना वो डायरेक्टली खुद ही डिसाइड करती है, वो किसी को वोट नहीं देती, खुद ही जनाब जो है ना वो फैसला करते हैं कि ये कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब इसका तरीक़ेकार है, रेफरेंडम होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, या टाउन हॉल में जमा हो, यानी पीपल वोट डायरेक्टली डायरेक्टली बस आप यानी हुकूमत पूछती है कि भाई ये काम करना है कि नहीं करना, तो अवाम डायरेक्टली फैसला कर देती है, हाथ खड़ा कर देती है, वोट देती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे सेमी यानी जो है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसके बाद है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें क्या होती है, अवाम लोगों को इलेक्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे पाकिस्तान भारत के अंदर वो लोग जो है ना कानून बनाते हैं, वो लोग जो है ना हुकूमत बनाते हैं, वो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वही लोग सदर बनते हैं, वही लोग जनाब जो है ना हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी कि आप वोट देते हैं जिन लोगों को, वो लोग जाके ना आपके बिहाफ पे हुकूमत करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में अवाम खुद फैसले करती है, इनडायरेक्ट में अवाम जिनको वोट देती है रिप्रेजेंटेटिव वो फैसले करते हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि जो एग्जेक्टिव है, जिसने कानून के ऊपर अमल करना है, वो पार्लियामेंट से ही आता है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है या उसकी जो कैबिनेट है वो पार्लियामेंट से ही आती है। ठीक है ना, सो जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट से ही आता है। हालांकि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, लेकिन वहीं से हमने एग्जेक्टिव का बंदा लिया जिसने कानून के ऊपर अमल करवाना है। ठीक है, से जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो पार्लियामेंट से ही आए हैं, वो एमएनए भी हैं और वो एग्जेक्टिव के हेड भी हैं। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से ही आता है, जैसे यूके और पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब इसमें ये जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, यानी जो एग्जेक्टिव के हेड होते हैं ना, वो पार्लियामेंट से नहीं आते, वो अलग होते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। उसके बाद अब नज़रियाती तौर पे एक होती है लिबरल डेमोक्रेसी, यानी इंडिविजुअल की फ्रीडम का ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप, राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है, वेलफेयर एंड इक्वालिटी के ऊपर आप करते हैं, यानी जो मुल्क है वो सिटीजन का ज़्यादा ख्याल करती है, पॉलिटिकल फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है। उसके बाद है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी या मार्क्सिस्ट। अब इसमें कलेक्टिव ओनरशिप का होता है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर आपका फोकस होता है, और उसमें इस तरह की डेमोक्रेसी में आमतौर पे एक ही सियासी जमात होती है, जैसे चाइना के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुल्क है ना वो सारी की सारी मईशत को कंट्रोल कर रहा होता है, सारे रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, और कलेक्टिव ओनरशिप होती है, यानी अवाम को प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की इजाज़त ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद है रिलीजियस डेमोक्रेसी। ये वो जमहूरियत होती है जहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं लेकिन साथ में मज़हब का बड़ा अमल दखल होता है कानून बनाने के अंदर जी। ठीक है, यानी रिलीजन प्लस डेमोक्रेसी को बोलते हैं रिलीजियस डेमोक्रेसी। इसका एक एग्जांपल है इस्लामिक डेमोक्रेसी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है लेकिन इस्लामिक कवानीन भी हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान वगैरह। उसके बाद है क्वालिटेटिव टाइप्स। इसमें क्या है, एक होती है फुल डेमोक्रेसी कंडीशन के, यानी हर किस्म की आपने आज़ादी, फुल मतलब परफेक्ट डेमोक्रेसी मुकम्मल। एक होती है फ्लॉ डेमोक्रेसी, यानी इलेक्शन वगैरह तो होते हैं लेकिन हुकूमत कमज़ोर होती है, यानी हुकूमत असल में कोई और चला रहा होता है, इसको बोलते हैं फ्लॉ डेमोक्रेसी। और एक होती है इलिबरल डेमोक्रेसी, यानी इलेक्शन तो होते हैं लेकिन लोगों को आज़ादी नहीं होती, सिविल लिबर्टीज़ नहीं होती, लोग अपनी आज़ादी से वोट नहीं दे रहे होते, इसको बोलते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा जी, इसके अलावा और टाइप्स भी हैं डेमोक्रेसी की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी वो डेमोक्रेसी जिसके अंदर जो पावर है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए लिमिट की जाती है, यानी कि कानून जो है ना हुकूमत को कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई ये तुमने ज़्यादा काम नहीं करने, यानी हुकूमत ने कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए काम करने। इसके अलावा मॉनेटरी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी जिसमें हर वक्त डेमोक्रेसी को मॉनिटर किया जाता है मीडिया के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, एनजीओज़ के ज़रिए। इसके अलावा अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, यानी इलेक्शन तो होते हैं लेकिन पावर कंट्रोल्ड होती है, यानी वो लोग वोट तो देते हैं, बाकी कोई और फ्रीडम नहीं होती। ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, यानी ये भी इस तरह ही होती है कि रियल पावर एक ही बंदे के पास होती है, बस नाम नेहाद दिखाने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, दिखाने के लिए वोट दिए जाते हैं, लेकिन असल पावर एक बंदे के पास होती है। तो ये आमतौर पर फेक डेमोक्रेसी होती है, या इसको दूसरे अल्फाजों में आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप याद देखें ना, ये वर्ड जो लैटिन वर्ड है डिक्टेटर से आया, इसका मतलब है वो शख्स जो ऑर्डर देता है या वो शख्स जो हुक्म देता है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि अल्टीमेट जो पावर है या तो एक बंदे के पास होती है या एक लोगों का जो ग्रुप है उनके पास पावर होती है और वही मुल्क चलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि अवाम किसी को वोट नहीं दे रही होती, अवाम की मर्जी के लोग नहीं होते, बल्कि मुसल्लत हो जाते हैं, बल्कि कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। अब इसके फीचर्स क्या हैं? मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी अल्टीमेट
जो पावर है वो एक ही बंदे के पास होती है, कोई सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वही बंदा हर कुछ कर रहा था, लेजिस्लेचर भी वही कंट्रोल कर रहा है, अदालतों को भी वही कंट्रोल कर रहा है। दूसरा टोटल कंट्रोल है, टोटलिटेरियन नेचर है, यानी वो जो मुल्क है ना वो पॉलिटिकल, सोशल, पर्सनल लाइफ हर चीज़ आपकी कंट्रोल करती है। भाई आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उड़ते हैं, किसको वोट देते हैं, किस मज़हब पे अमल करते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपकी कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कोई सियासी जमात होती ही नहीं है, अपोजिशन होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा वन पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ पे आमतौर पे एक ही पार्टी होती है, वही सारा कुछ कंट्रोल कर रही होती है, अपोजिशन के ऊपर पाबंदी होती है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि हुकूमत जो है ना अवाम को मॉनिटर कर रही होती है कि अवाम भाई हमारे खिलाफ कोई गलत बात तो नहीं करी, हम पे तनकीद तो नहीं करी। जो तनकीद करता है उसको ये उठा ले जाते हैं, गिरफ्तार करते हैं। मीडिया के ऊपर पाबंदी होती है, सेंसरशिप होती है। दूसरा इसमें डिक्टेटरशिप में जो पर्सनैलिटी होती है, यानी वो जो डिक्टेटर होता है ना उसकी पर्सनैलिटी को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं प्रोपेगेंडा करके, भाई क्या बंदा है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, सारा कुछ ठीक है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, सारी जो मईशत है, सारी जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल रियासत करती है, रियासत सब कुछ अपने पास रखती है, सारा खुद मैनेज करती है, सिर्फ अपने बंदों को जो उसके लॉयल सपोर्टर्स होते हैं उनको ही देती है, बाकी किसी को नहीं देती, और इकोनॉमी को इस्तेमाल करती है पावर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। भाई एक होती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब उसमें क्या होता है कि आर्मी जो है ना वो मुल्क चला रही है, ठीक है। एक सिंगल पार्टी यानी उसमें एक सियासी जमात है, उसका पूरा कब्जा है पूरे मुल्क के ऊपर। एक होती है पर्सनलिस्टिक डिक्टेटरशिप। अब इसमें क्या कोई एक शख्स जो है वो जनाब पूरी की पूरी उसके पास पावर है। अब वो सियासतदान भी हो सकता है, वो मिलिट्री का बंदा भी हो सकता है। अच्छा जी, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। अब एक होती है अथॉरिटेरियनिज्म। अब इसमें क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल होता है लेकिन फ्रीडम नहीं होती, यानी जो सियासत है वो कंट्रोल रखी जाती है कि भाई मुल्क में कौन सियासत करेगा, कौन नहीं करेगा, इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। उसके बाद है टोटलिटेरियनिज्म। अब इसमें क्या होता है, इस डिक्टेटरशिप में जनाब रियासत ना हर चीज़ कवर करती है, टोटल कंट्रोल। अथॉरिटेरियन में सिर्फ सियासी कल्चर को कंट्रोल किया जाता है, जबकि टोटलिटेरियनिज्म में हर किस्म का सियासत को भी कंट्रोल करना है, मईशत को भी, मीडिया को भी, और इवन के आपके ख्यालात को भी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आइडियोलॉजी के हिसाब से कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप। वो डिक्टेटर जो कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करते हैं, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। फाशिस्ट डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि फाशिस्ट होते हैं, वो क्या होता है कि किसी अपोजिशन को फॉलो नहीं करते और एक्सट्रीम नेशनलिज्म दिखाते हैं, यानी एक्सट्रीम दिखाते हैं अपने मुल्क के साथ मोहब्बत, यानी मुल्क के खिलाफ कोई भी बात करेगा, कोई भी तनकीद करेगा, सरकार उसको ही उठा के ले जाएंगे, ठीक है। इसमें वो कहते हैं नेशन अबव राइट्स, यानी आपके हुकूक जाएं भाड़ में, सबसे पहले मुल्क, ठीक है। तो जिसका एग्जाम्पल है हिटलर है। उसके अलावा रिलीजियस डिक्टेटरशिप है, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं और पूरे मुल्क पे कंट्रोल करते हैं, और जो मज़हब में लिखा हुआ वही फॉलो करना है और उसका सख्ती से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है यार, एक ऐसा सरकारी सिस्टम होता है, एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें जो पावर है ना वो सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स में डिवाइड की जाती है। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लें, पाकिस्तान में जो पावर है ना वो सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत में डिवाइड है। सूबों के पास भी पावर है, जैसे सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, और साथ में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम विफाकी हुकूमत कहते हैं, उसमें भी पावर होती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी सबके पास अपना अपना पावर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया होता है कि भाई ये काम फेडरल गवर्नमेंट का, ये काम सूबाई गवर्नमेंट का है, जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इसके फीचर्स क्या हैं, डिवीजन ऑफ पावर, पावर डिवाइड की जाती है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने काम होते हैं और सूबाई गवर्नमेंट या स्टेट के अपने काम होते हैं। सुपरमिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल, जहाँ पे फेडरेशन होगी नहीं या फेडरल गवर्नमेंट को, वहाँ पे आइन ऊपर होगा, क्योंकि आइन इसीलिए ऊपर होता है दोस्तों ताकि दोनों हुकूमतें आपस में लड़े ना। अब ये दोनों हुकूमतें यानी सूबाई गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों किसको फॉलो करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में होना चाहिए ताकि क्लियर हो, डिफाइंड पावर्स हो, पता हो कि किसकी क्या हकूक है, किसके क्या काम है। अच्छा जी, ड्यूल गवर्नमेंट होता है, दो किस्म की हुकूमतें होती हैं, एक सेंटर में और एक स्टेट्स। स्टेट से यहाँ पे मुराद रियासत, सूबे, यूनिट्स, ठीक है। अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अगर दोनों में ये कोई झगड़ा होगा सूबों में या विफाक में तो अदालत उसको बेहतर करेगी। दूसरा बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है, यहाँ पे जो भी असेंबली होती है, पार्लियामेंट, वो 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ताकि मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन हो। स्टेट ऑटोनॉमी, जो रियासतें हैं, जो सूबे हैं, उनके पास अपनी पावर्स होती हैं, लोकल इंडिपेंडेंस होती है। जैसे सिंध हुकूमत है, वो अपने हिसाब से काम को चलाती है, एजुकेशन के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। पंजाब हुकूमत अपने हिसाब
हिसाब से फैसले कर रही होती है। और दूसरा कनकरेंट पावर्स भी होती हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों यानी सूबाई हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत मिलकर देखते हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टैक्स पूरे मुल्क में यानी कि जो मुल्क कमाता है, जो टैक्स का रिकवरी होती है उसको सूबों में और वफाक में डिवाइड किया जाता है, उसका एक फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कंडीशन क्या है? अगर आपने फेडरेशन बन, एक तो भाई आपने रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन लिखें ताकि पता हो कि हुकूमत का क्या काम है, वफाकी हुकूमत के क्या काम है, सूबाई हुकूमत के क्या काम है। पावर डिवाइड होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी यानी आपने हर हाल में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए। इसके देखें, बाई कैमरल का मतलब ये है कि अपर हाउस के अंदर ना जो है ना वो सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है। लोअर हाउस के अंदर ना आप आबादी के हिसाब से, जैसे पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली ना दोस्तों, लोअर हाउस, उसमें आबादी के हिसाब से सीटें, यानी पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल असेंबली में। लेकिन सेनेट के अंदर सबके पास एक ही जैसी सीटें हैं, जैसे सिंध, पंजाब के पी, बलूचिस्तान। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ये सबको रिप्रेजेंटेशन होती है क्योंकि फेडरेशन है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, रियासतों के पास अपना रेवेन्यू भी सोर्स हो, वो खुद भी कुछ कमा सकें। जैसे सिंध अपना रेवेन्यू खुद जनरेट भी करता है, टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, पंजाब करता है। इसके अलावा सब रियासतें इक्वल होती हैं फेडरेशन में, कोई ऊपर नीचे नहीं होती। ये नहीं है कि ऐसा किसी की आबादी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वसाइल दिए जाएँ, कोई ज़्यादा कमाता नहीं, सबको अपने बराबर ही डील करना है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट यानी क्या होती है कि उस मुल्क में जो पावर है वो सब एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। कोई यानी कि फेडरेशन का ये एक अपोजिट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन नहीं होती। यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, यहाँ पे सिर्फ एक ही हुकूमत होती है। अब उसके फीचर्स क्या हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर यानी यकजा होता है। सेंट्रल लेजिस्लेचर वन हाउस होता है, एक ही असेंबली होती है, सारा उसके पास इख्तियार होता है। सूबों वगैरह में या यूनिट्स के अंदर कोई असेंबलीज नहीं होती। फेडरेशन में तो ये होता है ना, जैसे पंजाब असेंबली अलग है, सिंध असेंबली अलग है और पार्लियामेंट हमारे पास अलग है, नेशनल असेंबली, सेनेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक ही असेंबली होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज वगैरह नीचे होती हैं, पावर थोड़ा बहुत नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होता है, सारे मुल्क में एक जैसे कानून होती हैं। सिंगल सिटीजनशिप होती है। आपकी जुडिशरी जो है ना वो यूनिफाइड होती है, इंटीग्रेटेड होती है। अच्छा, जो पॉलिसी है वो एक होती है, हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको आराम से तब्दील कर सकते हैं। आपको उसमें तरमीम करने के लिए सूबों के या रीजन के या यूनिट्स की कोई इजाज़त नहीं चाहिए होती है। और स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जब एक गवर्नमेंट होती है पूरे मुल्क में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई सूबाई गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर नेशनल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा जी, अब देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, जब पार्लियामेंट से ही एग्जेक्टिव उठे, यानी एक होता है एग्जेक्टिव, एक होता है अपना लेजिस्लेटिव और एक होती है जुडिशरी। तो जो दोस्तों लेजिस्लेटिव है ना वो कानून बनाता है। अगर वहीं से हम बंदा एग्जेक्टिव का उठाएं और वो मुल्क चलाए तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में जो है ना, पहले पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स, ये क्या कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर है। लेकिन हम नेशनल असेंबली से ही अपना पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर उठाते हैं, यानी जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसका बंदा वहीं से उठा रहे हैं और मिनिस्टर वगैरह भी वहीं से उठाते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। लफ्ज़ जो पार्लियामेंट है फ्रेंच वर्ड पार्लर से निकला है, जिसका मतलब है गुफ्तगू करना, बातचीत करना। अब इसके फीचर्स क्या हैं? टू हेड्स होते हैं भाईजान। एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट यानी पाकिस्तान में जिसको सदर बोलते हैं, वो बस सिंबॉलिकल होता है, उसके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते। और हेड ऑफ गवर्नमेंट असल पावर उसके पास होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आमतौर पर दो हेड ऑफ होते हैं, एक स्टेट का और एक गवर्नमेंट का। अच्छा जी, इसके अलावा पावर जो है ना फ्यूज़ होता है, क्योंकि जो फ्यूजन होती है उसकी एक लेजिस्लेचर से ही एग्जेक्टिव निकला है। यानी कि वो 100% सेपरेशन नहीं है कि अच्छा जी लेजिस्लेटिव ब्रांच बिल्कुल अलग है तो एग्जेक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव ही से ही प्राइम मिनिस्टर निकलता है, एग्जेक्टिव का बंदा लिया जाता है। दूसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कैबिनेट वैसे सारे फैसले खुद कर रही होती है, तो कैबिनेट में जितने लोग मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलकर फैसले करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी मिनिस्ट्री का भी अकाउंटेबल होता है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो हुकूमत बनाते हैं, जो सियासी जमात होती है। और जो लीडर होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उस पार्लियामेंट का। और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार होता है कि वो अर्ली इलेक्शन बुला के उस असेंबली को तहलील कर दे, पार्लियामेंट को ख़त्म भी कर सकता है। दूसरा पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी ज़्यादातर जो हुकूमत में आते हैं ना, एग्जेक्टिव के अंदर जो लोग आते हैं वो एक ही सियासी जमात के होते हैं।
जैसे पाकिस्तान में आमतौर पे यही होता है, जो सियासी जमात जीती है वही हुकूमत बनाती है, तो उसकी कैबिनेट के अंदर भी वही लोग होते हैं। जैसे आजकल मेजॉरिटी में जो हमारे पास मिनिस्टर्स हैं वो नून लीग के हैं, ठीक है ना? तो नून लीग वाले जो है वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और सारे के सारे नून लीग के ही बंदे हैं। ख्वाजा आसिफ हो गया, एहसन इकबाल हो गया, ये सारे कुछ जो है ना, इसहाक डार है, ठीक है? तो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, या इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट ही हमेशा सुप्रीम लॉ मेकर है, पार्लियामेंट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये डैसे की थ्योरी है, उसके ऊपर उसने ये बात की जाती है। डैसे ने कहा था कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि वो एक कानून बना भी सकती है, कानून को ख़त्म भी कर सकती है। दूसरा ये है कि एक पार्लियामेंट ने जो फैसला किया वो फ्यूचर की पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। यानी 5 साल 10 साल पहले एक पार्लियामेंट ने फैसला किया तो उसके बाद पार्लियामेंट तब्दील हो जाती है, नए लोग आ जाते हैं, तो नए नए लोग दोबारा से कोई कानून बना सकते हैं, पुराने कानून को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अदालतें जो है ना, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को ख़त्म या ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है सबसे बड़ी क्या चीज़ है? पार्लियामेंट। इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब इसके फीचर्स क्या हैं? अनलिमिटेड पावर है भाई कानून बनाने की। दूसरा ये है कि कोई नो जुडिशियल ओवरराइड है, कोई अदालत नहीं है। नो बाइंडिंग फ्यूचर पार्लियामेंट, फ्यूचर की कोई पार्लियामेंट जो है ना वो पुराने कानून को जो है ना तब्दील कर सकती है। अब ये नहीं है कि आज की पार्लियामेंट ने एक फैसला किया 2026 में और उसने लिखा कि जी 2036 तक यही कानून होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाद में अगर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और नए लोग आते हैं पार्लियामेंट में तो वो इस कानून को तब्दील कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अब लिमिटेशन है। ये ऐसा नहीं है कि बस हमेशा पार्लियामेंट होती है, लेकिन फिर भी अदालतों का असर रसूख होता है। अदालत कानून को इंटरप्रेट करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो अदालतों ने करना होता है। तो उस वजह से इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है और पार्लियामेंट ज़रा ना अदालतों के रिमार्क्स को ज़रा सीरियस लेती है। दूसरा ये है कि यार पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका मतलब है कुछ भी बना दे, वो किसी इंसान को गधा बना दे, ऐसा नहीं है भाई। और कोई भी जो इंसानी हकूक़ है उसकी वो कोई उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती। तो ह्यूमन राइट्स का बड़ा प्रेशर होता है। इसके अलावा देखें, अगर एक पार्लियामेंट है वो सारा काम करे तो जो सूबाई हैं, सूबे हैं, यूनिट्स हैं, उनके अंदर भी इशू आ सकता है कि भाई ये पार्लियामेंट है, जब जो कहे एक सेंट्रल पार्लियामेंट है वो एक ही जैसा कानून बनाए पूरे मुल्क के लिए और 4 सूबे हैं उनसे पूछे ना तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट सिर्फ किताबों की हद तक सॉवरेन है। इसके अलावा पॉलिटिकल रियलिटी है, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है और जो दूसरी सियासी जमातों को अच्छा नहीं लगता, अवाम को अच्छा नहीं लगता, तो अवाम एहतजाज करेगी तो पार्लियामेंट पे प्रेशर में आ जाएगी। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है रियलिटी में, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, आप पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो। अगर बनाएंगे तो ऊपर से डंडा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि रियलिटी में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, उसकी भी लिमिटेशन है। इसके अलावा दूसरा ये है कि पार्लियामेंट जो है ना कन्वेंशंस को फॉलो करती है, जो अनरिटन लॉज होते हैं, जो इंटरनेशनल कस्टम्स होते हैं उसको फॉलो करती है। सो कहने का मतलब है, वैसे तो ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा फैंसी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, भाई पार्लियामेंट से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। अब लिमिटेशन भी हैं और लिमिटेशन मैंने आपको बता दी। अदालतें अपने फैसलों से पार्लियामेंट के कानून के ऊपर तनकीद करती हैं तो फिर पार्लियामेंट भी मजबूर हो जाती है। हालांकि ओवरराइड नहीं कर सकती लेकिन मजबूर हो जाती हैं जब अदालतें रिमार्क्स देती हैं। ह्यूमन राइट्स का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल सियासत का प्रेशर होता है, अवाम का प्रेशर हो जाता है, एहतजाज करते हैं, गालियाँ देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आपने इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर असर होती हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट सुप्रीम प्रैक्टिकली इतनी नहीं होती, वो भी उसकी भी बेचारी की कुछ मजबूरियां हैं और ये मजबूरियां मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई इसमें क्या होता है, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर ये दोनों हमेशा सेपरेट होते हैं। एग्जेक्टिव का काम एक मुल्क कानून के ऊपर इंप्लीमेंट करना और लेजिस्लेचर का काम है सिंपल कानून बनाना। यानी हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही बंदा होता है जिसको ये प्रेसिडेंट बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अब अमेरिका में देखें प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर का काम कौन करता है? ट्रम्प साहब खुद करते हैं। वो प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो और दूसरा ये है कि ये जो एग्जेक्टिव जो होता है ना ये पार्लियामेंट से नहीं आता। वहाँ पे पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, वहाँ से नहीं आता। उसका इलेक्शन अलग होता है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट से आता है, नेशनल असेंबली से ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता पार्लियामेंट से, उसका इलेक्शन भी अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होती है। एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके फीचर क्या है? सिंगल एग्जेक्टिव, एक ही एग्जेक्टिव है, प्रेसिडेंट है
वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। जबकि आपको बताए पार्लियामेंट्री फॉर्म में दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक सदर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पे एक ही सदर होता है, सदर ही दोनों काम करता है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर भी वही होता है इन अदर वर्ड्स, एंड हेड ऑफ स्टेट भी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सबका अपना अपना काम होता है, जुडिशरी का अपना, एग्जेक्टिव का अपना, लेजिस्लेचर का अपना। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जो हमारी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम लेजिस्लेचर से ही एग्जेक्टिव का बंदा लेते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सेपरेशन का पावर है ना वो थोड़ा सा गिदला है, थोड़ा सा मिक्स है, थोड़ा सा आपस में, यानी कि आपस में इनका यानी कि मेल जोल है। लेकिन यहाँ पे भाई 100% हर ब्रांच अपना अपना काम करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट कहीं और से आता है, उसका अलग है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर अलग आते हैं, और जुडिशरी तो बिल्कुल ही अलग होती है। अच्छा जी, इसके अलावा इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं, फिक्स टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 4 से 5 साल, कोई ड्यूअल मेंबरशिप नहीं होती। ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं ना लेजिस्लेचर्स के अंदर, ठीक है ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो पार्लियामेंट से नहीं लिए जाते। ठीक है, अब ट्रंप ने जो अपने बंदे रखे हुए हैं, या जो वार मिनिस्टर है या दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है, ये कांग्रेस के बंदे नहीं है, ये पार्लियामेंट के बंदे, ये कहीं से इसने उठा लिए हैं, अपने दोस्त हैं उनको रख लिया। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी एमएनए हैं, एहसन इकबाल हैं, वो भी एमएनए हैं, इसाक डार वो भी एमएनए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर होती है, लॉ मेकिंग बॉडी बिल्कुल सेपरेट होती है, उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ से है ही नहीं, प्रेसिडेंट अलग है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस है, तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर नजर रखती हैं। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट सारी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको चुना है ना। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो जो कैबिनेट हैं, वो जो वजीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ असेंबली को भी जवाब दें, क्योंकि वो असेंबली से आए हैं ना, नेशनल असेंबली से हैं। ये तो असेंबली के लोग तो हैं नहीं, ये तो बाहर के लोग थे, उनको इसने ट्रंप ने अपना मिनिस्टर्स बनाया, तो ये ट्रंप को ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको ही जवाबदेह हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं एग्जेक्टिव। भाई एग्जेक्टिव क्या है, ये ब्रांच है गवर्नमेंट की जिसका काम है कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नेंस का काम है, ये एग्जेक्टिव करता है। अरिस्टोटल तो कहते हैं ऑर्गन दैट कैरीज आउट लॉज, वो ऑर्गन जो कानून के ऊपर अमल करता है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, मॉडर्न इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ऑर्डर एंड गवर्नेंस, इन सबको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी क्लासेस हैं। एक होता है सिंगल एग्जेक्टिव, इसमें क्या एक शख्स है, उसके पास ही सारी पावर है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास है सारी। प्लूरल एग्जेक्टिव में क्या होता है कि एक लोगों का ग्रुप होता है, वो मिलके जो है ना वो कानून की ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर एक बॉडी होती है, वो 5 6 7 बंदे हैं, वो मिलके जो है ना पावर ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव। पार्लियामेंट्री जो एग्जेक्टिव होता है ना, उसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट होती है, जो लेजिस्लेचर से आते हैं, जैसे पाकिस्तान में है कि ये जो शहबाज शरीफ है, ये जो इसाक डार वाला, ये नेशनल असेंबली से आए हैं लोग, या पार्लियामेंट से या सेनेट से आए हैं, ये मिल के काम करते हैं, इनके पास ही एग्जेक्टिव के इख्तियारात हैं, तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव। और प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ही सारा इख्तियार होता है, जो हेड ऑफ स्टेट भी है और गवर्नमेंट भी है, जिसका एग्जाम्पल है अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है नॉमिनल एंड रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल एग्जेक्टिव वो होता है जो सेरिमोनल होता है, जो सिंबॉलिकल होता है, जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट नाम का बस है। ठीक है, या यूके के अंदर जो बादशाह है। ठीक है, जो एक्चुअल डिसीजन मेकर है वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन, एक हेड ऑफ स्टेट होता है जो सिंबल ऑफ यूनिटी होता है, सेरिमोनियल रोल होता है, जैसे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर। हेड ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, रियल पावर इसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। कैबिनेट होती है, कैबिनेट में यानी कि ये काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है, उसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, किसी के पास रेलवे है, किसी के पास एजुकेशन है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, नीचे उसके नीचे मिनिस्टर के नीचे ये सरकारी पब्लिक सिविल सर्वेंट होते हैं जो सीएसएस और पीएमएस करके बैठते हैं। ठीक है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कराते हैं। और उनके नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल लेवल के ऊपर लोकल गवर्नेंस होती है। अच्छा जी, अब देखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि वो इदारा हुकूमत का जो कानून बनाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर। अब हमारे पास जो लेजिस्लेचर है उसकी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता
होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल यानी कि उसमें एक ही हाउस होता है, एक ही चैम्बर होता है। बाइकैमरल में दो हाउसेज होते हैं। सबसे पहले यूनिकैमरल, यूनिकैमरल वन चैम्बर सिस्टम, यानी एक ही इदारा है वही कानून बनाता है। इसका एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यानी असेंबली है। बाइकैमरल में क्या होता है, दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पाकिस्तान में अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों हाउसेज का अपना अपना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। नेशनल असेंबली का जो लोअर हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको पाकिस्तान में स्पीकर बोलते हैं। और आपको पता है नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन है, उनका नाम भी अयाज है, अयाज सादिक, नॉट अयाज नूर, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा अपर हाउस सेनेट, सेनेट का जो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको चेयरमैन बोलते हैं। अच्छा जी, इनके अंदर कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज़, जो सबसे ज़्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ की सीटें ज़्यादा होती हैं पार्लियामेंट के अंदर वही हुकूमत बनाती है, और जिसकी कम होती हैं वो अपोजिशन में जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत है, मेजॉरिटी में है, पार्लियामेंट में उनकी सीटें ज़्यादा हैं, और पीटीआई की कम है, तो पीटीआई का बंदा जो है ना वो अपोजिशन लीडर है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव का अपना एक सेक्रेटेरिएट होता है, एक इदारा, एक बिल्डिंग है, वहाँ पे सारा ये ब्रोकरेसी, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वगैरह, रिकॉर्ड एजेंट, सारा कुछ होता है। इसके अलावा इनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है, क्लरिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं उस सारी पार्लियामेंट को, ठीक है। अब बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल में फ़र्क देखें। बाइकैमरल दो हाउसेज होते हैं, यूनिकैमरल में एक होता है। बाइकैमरल में ड्यूअल चैम्बर होता है, यहाँ पे सिंगल चैम्बर होता है। बाइकैमरल में फिर स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले एक हाउस से कानून बनता है फिर दूसरे हाउस से मंजूर होता है। यानी अगर सेनेट में आता है तो बाद में नेशनल असेंबली में जाता है, अगर नेशनल असेंबली में आता है तो सेनेट में जाता है। वहाँ पर तो एक ही है, एक ही जगह मंजूर हो जाता है। अच्छा जी, बाइकैमरल एक्सपेंसिव है, यूनिकैमरल सस्ता है। बाइकैमरल में नीचे वाला जो हाउस है उसमें आबादी के हिसाब से सीटें होती हैं, और ऊपर वाले में जो है ना बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे सेनेट के अंदर जो सीटें हैं ना पाकिस्तान में दोस्तों, वहाँ पे सब सूबों को एक जैसी सीटें यानी 23-23 दी गई हैं, जबकि नेशनल असेंबली में नीचे में आबादी के हिसाब से, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब की नज़र आती हैं, उसके बाद सिंध की, उसके बाद केपी एंड बलूचिस्तान। अच्छा जी, जबकि अब यूनिकैमरल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ आबादी के हिसाब से होता है। जो डिबेट क्वालिटी बाइकैमरल में ज़्यादा डिबेट होती है, क्योंकि दोनों हाउसेज हैं, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड डिस्कशन होती है। चेक एंड बैलेंस बाइकैमरल में स्ट्रांग होता है। अगर नेशनल असेंबली कोई कानून बनाता है तो सेनेट उसको चेंज कर सकती है, उसके अंदर तब्दीली प्रोपोज कर सकती है, यानी कि चेक एंड बैलेंस होता है। उधर चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं, क्योंकि एक ही घर है, एक ही चैम्बर है, कोई सेकंड चैम्बर तो है नहीं। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बहुत केयरफुल होती है बाइकैमरल के अंदर, बड़ी टाइम लगता है, लेकिन स्लो प्रोसेस होता है। यूनिकैमरल में भाईजान 2 मिनटों में, क्योंकि एक ही चैम्बर है, कोई और चैम्बर तो है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, बाइकैमरल ज़्यादा स्टेबल होती है, यूनिकैमरल स्टेबल ज़्यादा नहीं होती। बाइकैमरल का जो है ना वो ज़रा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ईजी होता है सिंगल में, ठीक है ना। और बाइकैमरल का एक मसला ये है कि यहाँ पे बाजू का डेड लॉक आ जाता है, यानी कि सेनेट कोई और का प्रपोजल देता है तो नेशनल असेंबली कोई और देता है, तो दोनों में झगड़ा पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता यूनिकैमरल में। दूसरा ये है कि बाइकैमरल में शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कोई भी कानून बन जाएगा फाइनली ना, तो वो सेनेट पे भी इल्ज़ाम आएगा, नेशनल असेंबली भी आए। जब कानून बन जाएगा, सदर से भी दस्तखत हो जाएंगे, तो दोनों पे जिम्मेदारी आयद होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिकैमरल के ऊपर ही जो एक चैम्बर है उसी के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे जुडिशरी। जुडिशरी आज हुकूमत की तीसरी ब्रांच है, जिसका काम है कानून की इंटरप्रिटेशन करना और कानून को उसको अप्लाई करना जब भी इनके सामने कोई केसेस आएँ। अब इसमें अदालतें, जजेस, लीगल ऑफिसर सारे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके फंक्शंस क्या हैं भाई? एक तो ये कानून की इंटरप्रिटेशन करती है जुडिशरी यानी अदालतें। दूसरा ये डिस्प्यूट को सेटल करती हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको वो सेटल करते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का ये प्रोटेक्शन देते हैं। आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं, इसके जो मुहाफ़िज़ है वो कौन है? अदलिया है। इसके अलावा जुडिशल रिव्यू, यानी अगर मुल्क में कोई गैर आइनी काम चल रहा है, गैर आइनी कानून बना, तो उसका नोटिस ये अदालत लेगी। इसके अलावा अदालत ये हुकूमत को आइनी मामलात में मशवरा भी दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन की ये गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये ख्याल रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि पावर बैलेंस रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, और अदालत का दूसरा काम है जो फेयर ट्रायल है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसको इंश्योर करना है ताकि किसी के साथ ज्यादती नहीं हो, सबको सुना जाए और उसके बाद ही अदालत फैसला दे। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर कहलाई जाती है। ये हाइस्ट कोर्ट होती है। घूम फिर के आखिर में अपील यहीं पे आती है, और ये अदालत जो है ना इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन की। पाकिस्तान में अब सुप्रीम कोर्ट की जगह एक दूसरी अदालत है जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, तो वही ये इंटरप्रिटेशन काम करती है। उसके बाद हाई कोर्ट्स होती हैं, हर सूबे में हाई कोर्ट्स होती हैं सूबाई लेवल के ऊपर। ये नीचे वाले अदालतों के फैसले यहाँ पे आते हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है। और उसके बाद नीचे हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक सिविल कोर्ट्स और एक क्रिमिनल। सिविल कोर्ट्स वो हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली इश्यूज होते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज बैठते हैं।
और क्रिमिनल कोर्ट्स में क्राइम होते हैं, थेफ्ट, असॉल्ट, यहाँ पे सेशन जज या मजिस्ट्रेट होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा स्पेशल खुसूसी अदालतें भी होती हैं, टैक्स, लेबर, टेररिज्म, इन मामला के ऊपर हम खुसूसी अदालतें भी बनाते हैं। अब इसके अलावा मजीद अगर देखा जाए टाइप्स क्या हैं, एक तो सिविल कोर्ट्स हैं जो सिर्फ प्राइवेट डिस्प्यूट को डील कर, क्रिमिनल अदालतें वो होते हैं जो ऑफेंसेस होते हैं रियासत के खिलाफ, जैसे चोरी, फ्रॉड करना, दहशतगर्दी करना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो अदालतें जो आइन की इंटरप्रिटेशन करती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल अदालतें वो होती हैं जो टेक्निकल मामला होते हैं, हुकूमत के जो डिपार्टमेंट के इश्यूज होते हैं उनको ये डील करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम एक सवाल आता है कि भाई जुडिशरी किस तरह अपना काम करती है। भाई एक तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, किसी भी कोई भी ऐसा हुकूमत जो भी कानून बनाती है, कानून के ऊपर जो एग्जेक्टिव जो अमल दरा इम्प्लीमेंटेशन करती है उसको ये देख सकती है। कोई चीज़ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये उसको इनवैलिड डिक्लेयर करेगी। इसके अलावा लोगों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ भी अदालत है। अगर आपको बुनियादी हक नहीं मिल रहा तो अदालत नोटिस ले सकती है। खैर अब तो वो नोटिस भी नहीं ले सकती, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया 27वीं तरमीम के बाद, लेकिन आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि सर ये मेरा बुनियादी हक मुझे नहीं मिल रहा। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है वो समझ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये अदालत काम करती है। अच्छा जी, इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल जजेस डिसाइड अपना कोई भी फैसला करते हैं वो आज़ादी से करते हैं विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, और वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर से अलग होते हैं। यानी अदलिया बिल्कुल अलग ब्रांच है, ये हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं होती और ना ही पार्लियामेंट के कंट्रोल में होती है। दूसरा, ये इस अदालत का काम है आप लोगों के इंडिविजुअल ग्रुप्स और स्टेट या सूबों का, अवाम का आपस में जो भी झगड़ा है, या दो सूबों के बीच में झगड़ा, या सूबे या वफाकी हुकूमत में जो झगड़ा है उसको ये सेटल करती है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस ये देखती है कि भाई एग्जेक्टिव यानी प्राइम मिनिस्टर और ये कैबिनेट है अपने पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं अपनी हदूद से बाहर तो नहीं निकल रहे। इसी तरीके से पार्लियामेंट है वो अपनी हदूद से बाहर तो नहीं निकल रही। दूसरा, ये कानून के ऊपर इन्फोर्स करवाना कि प्रॉपर कानून अमल हो, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसको सज़ा हो, ये सारा काम भी किसने करना है, अदलिया ने ही करना है। दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट हो गई भाई। इसमें पॉलिटिकल साइंस के तकरीबन सारे ही टॉपिक मैंने आपकी उसकी रिवीजन करवा ली है। बस यही इस तरह नोट करते जाओ और इसी तरीके से याद करते जाओ तो इंशाल्लाह आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर खैर से हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वीडियो ही काफ़ी होगी इंशाल्लाह ताला, और इस वीडियो से ही आपका सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कवर करवा लिया है इस सिर्फ एक वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।